तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी हॉरर मूवी को जिसके अंदर विच क्राफ्ट मिलेगा, टाइम बेंडिंग मिलेगी और भी ढेर सारी थ्योरीज वगैरह आपको मिलने वाली हैं। तो आपको ये देखने में जरूर मजा आएगा। इस मूवी के एंड में मैंने 5 डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि आपको सुनने में जरूर मजा आने वाला है। इस मूवी का नाम है द शेफर्ड जो कि 2021 में रिलीज की गई थी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक आदमी को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है और वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं एक फ्यूनरल को जहां पर होता है एरिक ब्लैक जो कि अपनी वाइफ के फ्यूनरल में था और अपनी वाइफ की बॉडी की जगह उसकी बिलोंगिंग्स को बैरी कर रहा होता है। तभी उसको अपने आसपास में एक ब्लैक एंटिटी के मौजूद होने का एहसास होता है और उसकी वाइफ के कॉफिन से पानी निकलने लगता है और कॉफिन हलचल करने लगता है जिससे एरिक की नींद टूट जाती है क्योंकि ये एक बुरा सपना था। अब हम थोड़ा सा एरिक के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो एरिक की वाइफ रेचल की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जिस दौरान वो प्रेग्नेंट भी थी और रेचल ने एरिक को चीट भी किया था किसी और आदमी के साथ में और इस चीज से एरिक पहले से ही परेशान था और अब रेचल की डेथ से वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था। अब शायद से यहाँ पर एरिक के दिमाग में ये भी चीज थी कि वो बच्चा उसका था भी या फिर नहीं। खैर एरिक अब घर पर होता है अपने डॉग बैक्स्टर के साथ में और पैसों की तंगी की वजह से वो किसी न्यू लोकेशन पर न्यू जॉब को सर्च कर रहा था क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत पैसों की दिक्कत भी थी और उसको यहाँ पर अब मन भी नहीं लगता था। और उसको न्यूज में एक शेफर्ड की वैकेंसी दिखाई देती है एक रिमोट आइलैंड के ऊपर जहाँ पर उसको भेड़ बकरी वगैरह चलाने का काम करना था। अब यहाँ पर इसके पास में पैसे की इतनी ही दिक्कत थी तो यहाँ पर ये रमी सर्कल का भी तो इस्तेमाल कर सकता था और ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिस पर रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल के ऊपर 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो आप खेलकर पैसे जीतिए और अगर आपको रमी खेलना नहीं आता है तो इसके अंदर प्रैक्टिस गेम्स खेलकर आप आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेलकर पैसा जीत सकते हो। इसके ऊपर डिपॉजिट की सबसे सेफ फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, फिर वो चाहे पेटीएम हो, फोन पे, क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको पहले डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा। रमी सर्कल के ऊपर रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलती है जैसा कि आप खुद इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाएं तो आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। इस गेम के अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज के हिसाब से ही खेलिएगा। खैर अब वो अपने घर पर कुछ काम कर रहा होता है और उसको डेस्क की ड्रॉर से एक न्यूबॉर्न बेबी के निकलने के विजन्स आते हैं और वो उसको चेक करता है लेकिन वहां पर कुछ और नहीं बल्कि रेचल के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पड़ी हुई थी, यानी कि उसके दिमाग के अंदर इस चीज की गहरी चोट पहुंची थी, यानी कि इस हादसे के बारे में। एरिक अब अपनी मदर से मिलने जाता है जो कि उससे नाराज थी क्योंकि एरिक ने रेचल के लिए अपना घर छोड़ दिया था और इस सदमे से उसके डैड की डेथ हो गई थी। उसकी अपनी मदर से थोड़ी बहुत बहस हो जाती है जो कि रेचल को हेट किया करती थी एज उनके हस्बैंड की डेथ उसकी वजह से हुई और रेचल ने एरिक को चीट भी किया था और वो अच्छी थी भी नहीं। बहस होने के बाद में एरिक वहां से निकल जाता है और उसकी मदर उसको चाहती थी लेकिन दुख में वो थी तो वो उसको रोक नहीं पाती, हालांकि उनको एरिक की काफी फिक्र थी। अब एरिक एक जगह पर जाता है जहां पर वो अपने नाइफ से सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को मार नहीं पाता और उस नाइफ को वहीं पर फेंक देता है जिसके बाद में वो काफी रोता है और साथ ही साथ वो रेचल की वेडिंग रिंग पानी में फेंक देता है। अब हम उसे एक शिप पर उसी आइलैंड पर जाते हुए देखते हैं जहां पर शेफर्ड की वैकेंसी थी जहां पर उसने अप्लाई कर दिया था और वो अपने साथ रेचल का लाइटर भी लेकर आया था। शिप पर एक लेडी होती है जिसकी एक आंख खराब थी और वो खुद को फिशर वुमन बताती है और एरिक से थोड़ी बहुत बात करती है कि एरिक इस जॉब पर क्यों जाने वाला है और वो किसी चीज से भाग रहा है क्या, जिस पर वो बोलता है कि वो अकेला रहना चाहता है। फिशर वुमन अब एरिक को एक आइलैंड पर लेकर आती है जहां पर उसके लिए एक कैबिन था और एक लाइट हाउस भी था जिसकी बेल जो है वो हमेशा रिंग करती रहती थी। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि ये जो फिशर वुमन होती है वो आइलैंड के एक पर्टिकुलर दायरे के पार नहीं हो पा रही थी या फिर वो जानबूझकर जाना नहीं चाहती थी। खैर वो अब एरिक को सारी चीजें समझाती है कि यहाँ पर लाइट नहीं है और कैबिन का जनरेटर शायद ठीक हो सकता है और एरिक शीप्स को ढूंढे, उसका ख्याल रखे, यही उसका काम रहेगा और यहाँ पर वो खो सकता है तो उसके पास एक मैप भी रहेगा ताकि वो खो ना जाए और यहाँ पर उसको पैसा भी ठीक ठाक मिलने वाला था। अब वो एरिक को एक जर्नल देती है और बोलती है कि एरिक को इसकी जरूरत पड़ेगी और वो उस जर्नल को सेफ रखे। खैर वो वहां से जाने लगती है और वो बोलती है कि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है और वो एरिक को सामान देने जल्दी ही आएगी, यानी कि हर हफ्ते। और साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि एरिक को कोई चीज हॉन्ट
कर रही है जिसको वो फील कर सकती है। खैर फिशर वुमन के जाने के बाद में एरिक कैबिन के अंदर जाता है और वहां पर साफ सफाई करने लगता है। उसको कैबिन के अंदर एक टेलीफोन भी मिलता है जिसको वो चेक करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करता। अब वो पानी देखता है जो कि खत्म हो गया था, तब वो घर से थोड़ी दूर पीने के लिए पानी लेने जाता है जहाँ पर एक कुआं था। अब उसको वहां पर पानी भरते हुए एक चेन और उस चेन के अंदर एक रिंग मिलती है और वो उसको लेकर कैबिन में चला आता है। साथ ही साथ वहां पर हम एक अजीब से सिंबल को भी देख पाते हैं। कैबिन आकर वो अपना सामान निकालता है जिसके अंदर रेचल का कप भी था जिसे वो अपने लिए यहाँ पर लाया था, और बाकी कैबिन में थोड़ा बहुत सामान उसको मिल जाता है और एक वॉल क्लॉक भी होती है जिसको वो दीवार पर लगा देता है। कुछ ही देर के बाद में वो अपना काम शुरू करता है, यानी कि शीप्स को इकट्ठा करता है, खाना वगैरह देता है। वो जर्नल लिखने की भी कोशिश करता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखे। अब कुछ ही देर के बाद में वो जनरेटर ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। अब रात को एरिक कुछ काम कर रहा होता है और उसको कैबिन में रखी हुई कुछ जर्नल्स मिलती हैं जिनमें से एक को वो देखता है तो उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था और साथ ही साथ किसी विच के बारे में भी लिखा हुआ था कि वो रियल विच है, जिसको एरिक पढ़ने लगता है। लेकिन तभी वॉल क्लॉक बंद हो जाती है और एरिक का ध्यान भटक जाता है। अब वो ऊपर वाले रूम में जाता है सोने के लिए और यहाँ पर बाहर तूफान आने की वजह से बहुत हलचल होती है, लेकिन एरिक एडजस्ट कर लेता है क्योंकि वो ऐसे ही अकेलेपन में रहना चाहता था, क्योंकि रेचल की मौत के बाद में वो बहुत ही ज्यादा टूट गया था। खैर वो कुछ टाइम तक लेटा रहता है लेकिन सडनली डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है जिसको वो देखने जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। जिसके बाद में वो अंदर आकर सो जाता है और उसे रेचल के ड्रीम्स और कुछ नाइटमेयर्स आने लगते हैं। अब अगले दिन एरिक जागकर नीचे जाता है तो उसे टेबल पर रेचल के कप में पहले से ही गर्म पानी रखा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके और उसके डॉग बैक्स्टर के अलावा कोई और नहीं था। खैर अब वो शीप्स को खाना देता है और सडनली उसको कोई इविल फीमेल की विस्परिंग सुनाई देती है और अचानक से ही शीप्स गायब हो जाती हैं, जिसको देखकर वो डर जाता है। लेकिन तभी शीप्स वापस आ जाते हैं और आवाज बंद हो जाती है। वो घर आता है और रेचल के कप को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। अब कुछ ही देर के बाद में एरिक शीप्स के पास में जा रहा होता है और वो फिशर वुमन को देखता है जो कि लाइट हाउस में कुछ सामान रखने जा रही थी और वो उसके पास में जाता है, लेकिन तब तक वो वापस चली जाती है और एरिक लाइट हाउस के गेट को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक्ड होता है। रात को अब एरिक जर्नल लिखने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उसको कोई भी आइडिया नहीं आता कि वो क्या लिखे और वो सो जाता है। अब उसको एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो रेचल को देखता है और वही ब्लैक एंटिटी उसको हॉन्ट करती है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। सुबह हो गई थी और वो नीचे जाता है जहाँ पर उसको अपनी मदर मिलती है कैबिन में काम करती हुई, जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर बिना शिप के आया नहीं जा सकता, तो यहाँ पर उसकी मदर कैसे आ गई। अब एरिक अपनी मदर से पूछता है कि उन्होंने उसको ढूंढा कैसे, जिसको मदर इग्नोर कर देती है। उसकी माँ और एरिक अब फिर से रेचल और फादर के ऊपर बहस करने लगते हैं और मॉम इमोशनल होकर रोने लगती है, जिनको एरिक संभालता है। अब कुछ ही देर के बाद में मॉम उसको खाना देती है और बात करती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो गॉड पर भरोसा रखे। लेकिन एरिक ये बोलता है कि उसे सिर्फ अकेले रहना है। एरिक की माँ अब डिशेस साफ करने लगती है लेकिन स्ट्रेंजली कोई भी पानी वहाँ पर नहीं था, यानी कि वो बिना पानी के ही डिशेस को साफ कर रही थी। और बात करते करते वो अजीब सी वॉइस में बोलने लगती है और रेचल के बारे में काफी बुरा भला बोलती है कि वो किसी और के बच्चे को जन्म देने वाली थी और शायद वो डेविल के बच्चे को पैदा कर देती। और एरिक ये देखता है कि उसकी मॉम जो होती है वो नाइफ से अपने ही हाथ को कट कर लेती है और वो डर जाता है और अब उसकी मदर उस पर ही अटैक करने बढ़ती है और इविल हो जाती है, जिससे कि एरिक की नींद टूट जाती है क्योंकि ये भी एक नाइटमेयर ही था। एरिक अब देखता है कि डोर ओपन है और बैक्स्टर मिसिंग है, यानी कि उसका कुत्ता। कैबिन का रिंग स्ट्रेंजली अचानक से ही रिंग होने लगता है और एरिक आंसर करता है तो दूसरी साइड पर कोई और नहीं बल्कि फिशर वुमन थी। अब एरिक उससे ये बोलता है कि कल वो वहां पर आई थी, जिस पर वो हाँ करती है और बोलती है कि अब सब शुरू हो चुका है और ये बात एरिक को समझ में नहीं आती। एरिक उससे इस बात का मतलब पूछता है तो वो ये बोलती है कि एरिक खुद से सवाल करे और वो बैक्स्टर के बारे में बोलता है कि वो मिसिंग है, जिस पर वो ये कहती है कि वो जाकर उसे खुद ढूंढ ले। और अब वो पूछता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, जिस पर फिशर वुमन बोलती है कि थोड़ी सी ईमानदारी हर चीज का इलाज है और एरिक गुस्से में फोन कट कर देता है। अब वो बैक्स्टर को ढूंढने जाता है बाहर और बहुत दूर तक ढूंढता है लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। कुछ ही दूर जाने पर उसे वही ब्लैक एंटिटी दिखाई देती है, लेकिन पास में जाने पर देखने पर वो सिर्फ एक पत्थर था। एरिक आगे जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी अबैंडन्ड शिप दिखाई देती है जो कि काफी अजीब भी थी और वो उसके अंदर चला जाता है। शिप के अंदर उसको एक की मिलती है और वही ब्लैक एंटिटी उसको हॉन्ट करती है, जिससे बचकर वो वापस कैबिन में आकर छुप जाता है। रात को अब एरिक बाहर ऐसे ही बैठा रहता है और उसको अब छोटी छोटी चीजों से भी डर लगने लगा था। खैर अगले दिन अब वो वापस उसी लोकेशन पर जाता है, लेकिन शॉकिंगली अब वहां पर कोई भी शिप नहीं थी और अब एरिक दुखी होकर रोने लगता है। कुछ ही देर के बाद में वो कैबिन के अंदर वापस आता है और जर्नल लिखने बैठता है और अब वो जर्नल लिखने भी लगता है, जिसके अंदर वो ये सारी बातें लिख रहा था जो उसके साथ में हो रहा था और वो क्या
फील कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद में वो उस मिले हुए जर्नल को पढ़ता है तो उसमें किसी विच के बारे में लिखा हुआ था और उसी ब्लैक एंटिटी की ड्राइंग थी। उस शिप की ड्राइंग थी, लाइट हाउस की भी, और साथ ही साथ इन चीजों के बारे में भी लिखा हुआ था जो कि उसके साथ में हो रही थी। साथ ही साथ शॉकिंगली वहां पर बैक्स्टर की भी ड्राइंग थी, जिसको देखकर एरिक काफी शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है। अब अगले दिन एरिक जागता है तो वो उस रिंग और चेन को देखता है जो कि उसको उस कुएं के पास में मिली थी। अब वो उस रिंग को गौर से देखता है तो वो रिंग कुछ और नहीं बल्कि रेचल वाली वेडिंग रिंग थी जिसको उसने फेंक दिया था। और अब एरिक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और रेचल से माफी मांगता है। अब तभी फोन रिंग होने लगता है जिसको एरिक आंसर करता है और फिशर वुमन से बात करने लगता है। एरिक अब ये पूछता है कि वो कहाँ है, तो फिशर वुमन बोलती है कि एरिक कहाँ पर है और क्यों है। वो बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता, अपने घर जाना चाहता है, जिस पर वो बोलती है कि यही अब उसका घर है, जिस पर वो बोलता है कि ये तो एक जेल है। आगे एरिक बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी फिशर वुमन पूछती है कि उसने क्या नहीं किया, तो एरिक ये बताता है कि वो कार एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था। और हम देख पाते हैं कि कार में एरिक भी था और वो नशे में था और रेचल से उसका झगड़ा हो रहा था और तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है उनकी गलती से। एरिक ये बोलता है कि वो वहां से भाग गया था और फिशर वुमन पूछती है कि कोई और भी था, जिस पर एरिक ये बोलता है कि उसका बच्चा भी मरा था क्योंकि रेचल प्रेग्नेंट थी। और अब फिशर वुमन बोलती है कि एरिक की सजा का वक्त आ गया है और कॉल तभी डिस्कनेक्ट हो जाती है। एरिक अब उस की से लाइट हाउस को ओपन करने जाता है और यहाँ पर अंदर ढेर सारी बर्ड्स के स्कल्पचर्स थे और अपनी शिप पर फिशर वुमन भी बर्ड बना रही थी अपने हाथों से, जो कि कुछ और नहीं बल्कि रेवन बर्ड थी। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। एरिक अब लाइट हाउस के ऊपर जाने लगता है और वहां की जो लाइट होती है वो ऑन कर देता है, जिसको फिशर वुमन देख लेती है और काफी घबरा सी जाती है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और वहां से बाहर आता है तो वो ये देखता है कि सारी की सारी जो शीप्स होती हैं उनकी चीर फाड़ कर दी गई थी और उनको लटका दिया गया था, जिनके साथ में बैक्स्टर भी लटका हुआ था। और एरिक अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घर पर आकर छुप जाता है। घर पे वो डोर को लॉक करके बैठ जाता है और उसे नाइटमेयर्स आते हैं जिसके अंदर वो रेचल, उसी ब्लैक एंटिटी और अपने अनबॉर्न बच्चे को देखता है जिसको वो खुद ही मार रहा था। और तभी एरिक की आंख खुल जाती है। एरिक वहां पर रखे हुए फ्यूल को गिरा देता है और आग लगाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर उस ब्लैक एंटिटी के रूप में रेचल आती है और उसको हॉन्ट करने लगती है, जिससे डर कर वो घर में आग लगाकर और रेचल को जलाकर बाहर भाग जाता है। अब तभी वो अपने सामने फिशर वुमन की शिप को देखता है और उसकी ओर जाने के लिए वो पानी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए हेल्प मांगता है। अब वो पीछे देखता है तो रेचल जलती हुई बाहर खड़ी हुई थी और एरिक अब पानी में डूब जाता है। पानी से वो बाहर आने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन रेचल की स्पिरिट उसको अंदर खींचने लगती है। और यही वो सीन था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी कि वो डूबता हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एरिक था। खैर इसके बाद में अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं किनारे पर उसको बेहोश पड़े हुए, और क्योंकि वो पानी में था बाहर किसी टाउन में वो आ गया था, यानी कि शायद से किसी नए आइलैंड पर। अब पास के लोग उसे संभालते हैं और अगले सीन में हम एरिक को पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव के पास में देखते हैं, जो कि मूवी के अंदर सडनली ही सीन चेंज हो गया है। खैर अब एरिक यहाँ पर डिटेक्टिव को उस आइलैंड के बारे में बताता है, जिस पर डिटेक्टिव उससे लोकेशन या फिर फिशर वुमन का नाम पूछती है, लेकिन एरिक को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता। अब एरिक डिटेक्टिव को उस एक्सीडेंट का सच बताता है और अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। हम ये देखते हैं कि उस एक्सीडेंट के अंदर कार क्लिफ पर अटक गई थी और दोनों ही बच गए थे, यानी कि रेचल और एरिक। लेकिन एरिक को ऊंचाई से डर लगता था तो वो कार से नीचे उतर गया और रेचल की साइड पर वेट बढ़ने से कार नीचे खाई में गिर गई और रेचल की बॉडी वहीं समुद्र में पानी में बह गई। एरिक आगे बताता है कि रेचल प्रेग्नेंट भी थी और डिटेक्टिव एरिक की सच्चाई सुनकर वहां से चली जाती है। अब तभी वहां पर रखा हुआ फोन रिंग होता है जिसको एरिक आंसर करता है और दूसरी साइड शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि फिशर वुमन ही थी और वो हंस रही होती है और आइलैंड से एरिक के जाने की बात बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि वो वहां से आ गया है और उसने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। अब सब कुछ क्लियर है उसके मन में, जिस पर वो बोलती है कि वो आइलैंड से भाग सकता है पर अपने किए की कीमत चुकाने से नहीं भाग सकता, यानी कि अपने सिन से दूर नहीं भाग सकता। वो आगे ये बोलती है कि एरिक को अपना जर्नल सेफ रखना चाहिए था और हम देखते हैं कि वो जर्नल पुलिस के पास होता है और फिशर वुमन ने एरिक की मदर को मारकर उसको एरिक के लिए फ्रेम कर दिया था। मीन्स उसको ही सब लोग अपनी मॉम का कातिल समझेंगे। अब वो कैसे? तो आपको याद होगा कि एरिक खुद की जान एक नाइफ से लेने वाला था लेकिन वो नहीं कर पाया था और उसने उस नाइफ को वहीं पर फेंक दिया और उसी नाइफ से यहाँ पर उसकी माँ को भी मारा गया, जिस पर ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट्स होंगे एरिक के। एरिक अब उससे ये पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिस पर वो बताती है कि वो फेट की सर्वेंट है, मीन्स नसीब की गुलाम है। और वो पीसीओ पर एक निशान बनाती है जो कि हमने लाइट हाउस पर भी देखा था और कॉल कट करके वहां से चली जाती है। एरिक अब पुलिस कैबिन का डोर ओपन करता है तो सामने खराब वेदर था और लाइट हाउस की बेल आवाज कर रही थी। मीन्स एरिक फिर से वहीं पहुंच गया जहां पर उसकी असली जेल है, यानी कि जहां पर वो हमेशा फंसा रहेगा और अपने किए की सजा भुगत
भटकता रहेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शेफर्ड मूवी की कहानी। अब यहाँ पर मेरे पास में इस मूवी से रिलेटेड 2-3 थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी तो ये कहती है कि ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल एंगल था, यानी कि यहाँ पर जो एरिक था वो इतना ज्यादा गिल्ट में हो गया था कि उसने अपने माइंड में ही एक जेल बना ली थी। यानी कि ये आइलैंड का होना, अनबॉर्न बेबी का हॉन्ट करना, फिशर वुमेन का वहां पर आना और ये सब चीजें जो थी वो उसके माइंड में चल रही थी। और वो खुद को इतना ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था कि वो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहा था, जिसके चलते ये सारी चीजों का जो गिल्ट था ना वो उसको डीमंस के रूप में दिखाई दे रहा था या फिर विचेस के रूप में। अब एक थ्योरी ये कहती है कि जब रेचल पानी में डूबकर बह गई थी तो उसकी जो स्पिरिट थी वो बदला लेने वापस आई थी, यानी कि वो एक इविल वेंजेंसफुल स्पिरिट बनकर आई, जिसने यहाँ पर एरिक की जिंदगी को तबाह कर दिया। सबसे पहले उसने उसके प्रिय डॉग बैक्स्टर को मारा और फिर उसकी मदर को भी मार दिया, ताकि वो जिंदगी भर गिल्ट और सैडनेस में ही फिरता रहे। अब आप ये सोचेंगे कि ये फिशर वुमेन कौन थी, तो हो सकता है कि ये फेरी मैन होगा, जो कि भटकी हुई सोल्स को इस पार से आफ्टर लाइफ में ले जाता होगा। तो मेरे ख्याल से फेरी मैन ने रेचल के दुख को समझा होगा और उसका साथ दिया होगा, जिसके चलते उसने एरिक को यहाँ पर फंसा दिया। और अब यहाँ पर फेरी मैन को पता कैसे चला होगा, तो आपको याद होगा कि एरिक ने वेडिंग रिंग को पानी में फेंक दिया था, तो वहां पर से शायद फेरी मैन को पता चल गया होगा कि एरिक कैसा इंसान था और उसने अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया था। और इस बात का एक और सबूत है कि वो फेरी मैन हो सकता है, क्योंकि वो आइलैंड के किसी सर्टेन दायरे तक ही आ सकता था। एक तीसरी थ्योरी ये कहती है कि ये दोनों ही उस एक्सीडेंट से बच नहीं पाए थे। जी हाँ, हो सकता है कि ये दोनों ही खाई के अंदर गिर गए होंगे और मारे गए होंगे, लेकिन यहाँ पर इनके जो पाप थे वो इतने ज्यादा थे, यानी कि दोनों के ही पाप थे, जिसकी वजह से फेरी मैन ने इन दोनों को ही सजा देने का फैसला किया। लाइक जो रेचल थी वो एक इविल स्पिरिट बन गई थी और वो एरिक को हमेशा सताती रहेगी और इस सताने के रूप में ही एरिक सब कुछ झेलता रहेगा, क्योंकि एंड में वो वापस से उसी आइलैंड पर आ गया था। तो मेरे ख्याल से ये लूप में चलता रहेगा और फेरी मैन इन दोनों को ही आफ्टर लाइफ में आसानी से नहीं ले जाने वाला है। एक और थ्योरी ये कहती है कि एरिक यहाँ पर सारी बातें झूठ बोल रहा था कि रेचल ने उसको चीट किया और ये सब चीजें। हो सकता है वही यहाँ पर कल्प्रिट होगा और उसने जानबूझकर यहाँ पर रेचल को मार दिया होगा। और ये जो पूरी मूवी है ना, यहाँ पर शायद से ये मेटाफोर हो सकती है कि आप अपनी डेस्टिनी यानी कि फेट से नहीं बच सकते, यानी कि अपने बुरे कर्मों से आप बच नहीं सकते। जो कर्मा होता है वो आप पर जरूर आता है। तो यहाँ पर ये जो फिशर वुमेन है ना, वो शायद से फेट या फिर कर्मा को भी दर्शाता है। और अब एरिक इस चीज के गिल्ट को हमेशा ही झेलता रहेगा। और मेरे पास में एक और अजीब सी और काफी माइंड ब्लोइंग सी थ्योरी है, जो कि ये कहती है कि शायद से ये फिशर वुमेन कोई और नहीं बल्कि रेचल की माँ हो सकती है। जी हाँ, और ये सारा कुछ उसने एरिक को फंसाने के लिए किया था, ताकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले पाए। आई नो कि ये काफी क्रेजी थ्योरी है, लेकिन ये भी हो सकता है। और ये है मेरी आखिरी और फाइनल थ्योरी, जिसके अंदर ये है कि ये जो फिशर वुमेन है ये कोई और नहीं बल्कि एक विच है, जैसा कि उस जर्नल के अंदर लिखा हुआ था, जो कि यहाँ पर इस टाइप के गिल्टी लोगों को लेकर आती है और उनको मार देती है और उनकी सोल पर फीड करती है। मेरे ख्याल से एंड में जब वो पानी में डूब रहा था ना, तो वो मर गया होगा और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो उसकी इमेजिनेशन में था, यानी कि उसकी स्पिरिट यहाँ पर अब हमेशा ही टॉर्मेंट होती रहेगी। जैसे कि हमको पता है कि जो विचेस होती हैं ये टाइम स्पेस को बेंड कर सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विचेस होती हैं उनके पास में रेवन बर्ड्स होती हैं और डेविल का जो सिंबल है ये गोट वगैरह यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो अगर आपको इस टाइप की विच रिलेटेड मूवीज चाहिए जिसके अंदर टाइम और ये सब चीजें बेंड होती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ये थी मेरी तरफ से शेफर्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए